जय हिंद, वंदे मातरम डियर स्टूडेंट। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब लर्निंग प्लेटफॉर्म माई डिड यू यूनिवर्सिटी में। मैं आपका अपना एजुकेटर शुभम सर आज आपके लिए लेकर अवेलेबल हूँ एक और इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर पेपर। जी हाँ स्टूडेंट, आज मैं बीए 5th सेमेस्टर के अपने स्टूडेंट्स के लिए लेकर अवेलेबल हूँ POL 301 यानी पॉलिट। आप देख सकते हो 23-24 का ये पेपर आपका है। और पेपर के टाइटल की बात करें तो कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स UK, US, स्विट्जरलैंड एंड चाइना, ये आपका पेपर का टाइटल हो जाता है। ठीक है, तो स्टूडेंट इस वीडियो में हम देखेंगे कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं और उसके राइट आंसर क्या है, ताकि आपकी तैयारी अच्छे से संपन्न हो सके। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए आपको ले चलता हूं क्वेश्चन की तरफ। साथ ही साथ स्टूडेंट्स आपसे कहूंगा कि वीडियोस को फ्रेंड से शेयर कर दीजिएगा। तो स्टूडेंट्स पहला क्वेश्चन कर रहा है, किसी देश में तुलनात्मक राजनीति अध्ययन के लिए निम्नलिखित में से किसका अध्ययन किया जा सकता है। ठीक है, तो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में किसकी स्टडी की जा सकती है। तो कह रहा है राजनीतिक दलों का, सेनाओं का, संसदों का, उपयुक्त सभी का। तो स्टूडेंट जब राजनीति अध्ययन की बात करेंगे तो उसमें राजनीतिक दल, वहाँ की सेनाएं, वहाँ की पार्लियामेंट, सबकी स्टडी करनी पड़ती है। तो ऑप्शन हमें हमारा डी सही होगा, उपयुक्त सभी। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में हमें पॉलिटिक्स, मिलिट्री और पार्लियामेंट तीनों का अध्ययन स्टडी करना पड़ता है। दूसरा क्वेश्चन कर रहा है तुलनात्मक राजनीति केंद्रित है। तो यानी जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है वो किस पे फोकस करती है। तो कह रहा है विषय वस्तुओं पे, क्षेत्रों पे, देशों पे, उपरोक्त सभी पे। तो स्टूडेंट जो तुलनात्मक राजनीति है वो थीम्स, रीजन और कंट्रीज यानी विषय वस्तु, क्षेत्र और देशों तीनों पे फोकस करती है। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, तुलनात्मक राजनीति, सॉरी राजधानी कह दिया। तुलनात्मक राजनीति से 3 क्वेश्चन पहले तीनों उठाए गए थे स्टूडेंट पिछले बार में। पेपर बिल्कुल आसान नहीं होने वाला है और स्टूडेंट्स आप अच्छे से इस पेपर को पढ़ के जाएगा। जो जो इंपॉर्टेंट बातें मैं अलग से बताऊंगा उसको भी नोट करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। तो तीसरा क्वेश्चन क्या करा, तुलनात्मक राजनीति ज्यादातर एक पद्धति जो केंद्रित है, यानी तुलनात्मक राजनीति जो एक पद्धति मतलब होती है कि एक मेथोडोलॉजी होती है जो किस पे, एक पद्धति होती है जो किस पे केंद्रित है। कह रहा है विश्लेषण का कौन सा भाग, हाउ। तो ठीक है, विश्लेषण का कौन सा भाग यानी हाउ पार्ट ऑफ एनालिसिस। दूसरा कह रहा है विश्लेषण का क्या भाग, यानी किसी चीज का जब हम अध्ययन करते हैं तो जो निष्कर्ष निकालते हैं तो उसका कौन सा पार्ट और क्या पार्ट। ठीक है, तो मतलब इन दो किस पे केंद्रित है। तो कह रहा है कौन सा पार्ट या क्या पार्ट या दोनों या कोई नहीं। तो कौन सा भाग और क्या भाग दोनों पे केंद्रित होता है। तो ठीक है, तुलनात्मक अध्ययन कि क्या और कैसे, कौन सा भाग किस और कैसा। ठीक है, तो बोथ ए एंड बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, अब देखिए क्यों सही पूछ लिया है, सरकार और राजनीति के अध्ययन को क्यों अलग नहीं किया जा सकता। सरकार और राजनीति अध्ययन को क्यों अलग नहीं किया जा सकता। तो कह रहा है देखते क्यों नहीं, मतलब स्टडी ऑफ गवर्नमेंट और पॉलिटिक्स की स्टडी को अलग अलग क्यों नहीं कह रहा। पहला कह रहा है देखिएगा स्टूडेंट, क्या मैं बता रहा हूँ ऑप्शन पे मत फोकस करिएगा, जो सही बताऊंगा उसको सही तरीका समझिएगा, जो गलत बताऊंगा उसको गलत करिएगा। बाकी आप एग्जाम में आंसर जान ही लगे कौन सा सही हुआ कौन सा गलत। तो कह रहा है पहला कह रहा है सरकार और राजनीति समान रूप से महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, सरकार भी और वहां की राजनीति दोनों महत्वपूर्ण है। तो ये तो अच्छी बात है, क्योंकि जब हम राजनीतिक शास्त्र का अध्ययन करते हैं तो वहाँ की सरकारों का कैसी राजनीतिक व्यवस्था है, किन किन मुद्दों पे हो रही, दोनों को लेकर चलना पड़ता है। अलग अलग अध्ययन नहीं कर सकते, एक का अध्ययन करके काम नहीं चलने वाला है। दूसरा कह रहा है राजनीति औपचारिक और अनौपचारिक दोनों संस्थाओं को अंगीकार करती है, यानी वो फॉर्मल और इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, तो जो औपचारिक संस्थाएं हैं देश में और जो अनौपचारिक संस्थाएं हैं देश में, दोनों का अंगीकार करती है। ठीक है, ये भी ठीक है। जिस प्रकार सरकार से हम सभी के बारे में चिंता करती है, वैसे राजनीति। तो स्टूडेंट तीसरा कह रहा है जिस प्रकार सरकार से हम में से सभी की चिंता करती है, वैसे राजनीति भी करती है। ठीक है, तो ये भी ठीक है, सरकार जिस प्रकार से हम में से सभी की चिंता करती है वैसे राजनीति की भी करती है। यानी अंग्रेजी में देख लेते हैं क्या लिख रहा है, जस्ट एज गवर्नमेंट कंसर्न एवरी वन ऑफ अस सो डज पॉलिटिक्स। तो जिस तरह से मतलब सरकार हमारे बारे में कंसर्न यानी चिंतित रहती है, हमारी केयर करती है, उसी तरह से राजनीति भी हमारा केयर करती है, मतलब राजनीति उसी के अनुरूप चलती है। तो ये तीनों कथन सही है, तो उपयुक्त सभी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो तीनों सही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, इनपुट आउटपुट निवेश निर्गत दृष्टिकोण का स्रोत क्या है। स्टूडेंट इस पेपर को बहुत सारे आप स्टूडेंट्स का डाउट आ रहा था, कंप्लेन भी आया, फोन भी आया कि सर इस पेपर में बहुत सारे लोग अलग अलग आंसर हमें बता रहे हैं। तो मैं स्टूडेंट बहुत काफी अच्छे से मैंने कोशिश की है कि आपको कोई गलत आंसर ना प्रोवाइड कराऊं। तो अच्छे से चीजों को समझ के जाइएगा और पेपर अच्छा करिएगा और इससे रिलेटेड टॉपिक्स भी पढ़ लीजिएगा। तो इनपुट आउटपुट, ठीक है, यानी निवेश निर्गत,
दृष्टिकोण का स्रोत क्या है? तो स्टूडेंट इनपुट आउटपुट वाला जो सिस्टम है, ठीक है, सोर्स ऑफ इनपुट आउटपुट अप्रोच, जिसको निवेश निर्गत दृष्टिकोण कहते हैं, ये सामान्य प्रणाली सिद्धांत पे काम करता है, जनरल सिस्टम थियरी पे ये काम करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जनमत एवं राजनीति से संबंधित अन्य पहलुओं के बारे में अध्ययन कौन सा राजनीतिक उपागम करता है, यानी कौन सा अप्रोच करता है या एस्पेक्ट करता है? तो जनमत और राजनीति से संबंधित पहलुओं के बारे में अध्ययन, तो कह रहा है व्यवहारवादी, उत्तर व्यवहारवादी, संस्थागत और ऐतिहासिक। तो जनमत और राजनीति के बारे में बिहेवियरल अप्रोच जो होता है स्टूडेंट, बिहेवियरल अप्रोच, यही जो है वो पॉलिटिक्स, पब्लिक ओपिनियन और ठीक है, वही जो है पब्लिक ओपिनियन और अदर एस्पेक्ट, यानी जो आप कह सकते हो कि जनमत और राजनीति से संबंधित अन्य पहलुओं का अध्ययन यही उपागम करता है। ठीक है, तो जिसको हम क्या कहते हैं, बिहेवियरल अप्रोच यानी व्यवहारवादी उपागम। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ओनली वन। ठीक है, मैं बता रहा हूं अब ये इसका आंसर हो जाएगा ओनली वन। ठीक है, उदारवाद का सबसे आवश्यक सिद्धांत क्या है, यानी लिबरलिज्म का सबसे इंपॉर्टेंट थॉट क्या है, सिद्धांत क्या है स्टूडेंट? देखिए, उदारवाद में जो होता है वो उदारीकरण दिखाता है, तो इसका सबसे बड़ा सिद्धांत है स्वतंत्रता। अगर देखिए स्टूडेंट, अगर पूछे कि कौन कौन से हैं और ऑप्शन आ जाए कि एक से ज्यादा अगर आए दो, देखिए मुख्य उदारवादी सिद्धांत के लिए आवश्यक है स्वतंत्रता की, और उसके बाद जरूरत पड़ती है समानता की। तो अगर ऑप्शन आ जाए एक दो, मतलब अ ब या ए बी या ए सी, तो स्टूडेंट इसमें से ए बी सी डी चारों इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे मूल ये चारों आवश्यक होने किसके किसके बेस पे, चारों ये जो तीनों अलग बचे हुए जैसे समानता, सामाजिक न्याय और लोकतंत्र, ये स्वतंत्रता मिलने के बाद ही इनका स्थान आता है। तो सबसे जो मूल आवश्यक हो गया वो स्वतंत्रता हो गया, फ्रीडम की जरूरत है, फिर हमको बाकी फिर इक्वालिटी की जरूरत पड़ती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति एक वोट तात्पर्य, यानी वन पर्सन वन वोट या वन मैन वन वोट, ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि राजनीति में सब बराबर है, एक व्यक्ति एक वोट देगा और उसका वोट एक ही काउंट होगा। ये नहीं होगा कि कोई बहुत बड़ा है या कोई मतलब बहुत बड़ा धन कुबेर है देश का, तो वो एक वोट देगा तो उसका वोट 10 लोग के बराबर, भले उसके पास पैसे 10 लोग के बराबर हो सकते हैं, लेकिन एक आदमी का एक एक वोट जो होता है हर व्यक्ति का बराबर होता है, कि चाहे वो समाज में बड़ा व्यक्ति हो चाहे छोटा व्यक्ति हो, सबका वोट बराबर है। और ये राजनीतिक समानता को दिखाता है कि राजनीति में ये जो नेता चुने जाते हैं वो सबके विचारों से चुने जाते हैं और सबका वोट क्या होता है, बराबर होता है। किसने लोकतंत्र को बहुमत की निरंकुशता, यानी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, इसको इंग्लिश में डेमोक्रेसी एज अ ट्रेनी ऑफ मेजोरिटी। तो डेमोक्रेसी को ट्रेनी ऑफ मेजोरिटी यानी लोकतंत्र को बहुमत की निरंकुशता, यानी कि बहुमत की निरंकुशता हो जाएगी, कि मतलब लोकतंत्र में क्या होता है, जिसको बहुमत दे दिया जाए वही निरंकुश होकर काम करता है। यानी इसने लोकतंत्र की इसमें क्या की गई, आलोचना की गई है। लोकतंत्र अच्छा तो है, लेकिन उन्होंने कहा है कि लोकतंत्र को भीड़ तंत्र भी देखिए कभी कभी कहा जाता है स्टूडेंट, क्योंकि जिसको जनता ज्यादा वोट दे दे वही अच्छा है, चाहे वो मामला गलत हो चाहे सही हो, जिस पे देश के ज्यादा लोग चल पड़े तो उसी को मानना पड़ता है। तो इसीलिए किसने इसको कहा बहुमत की निरंकुशता, तो स्टूडेंट इसको मेडिसन ने कहा था। ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा, मेडिसन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, निम्न में से किस विधि के शासक से घनिष्ठ संबंध है? निम्नलिखित में से किसका विधि के शासन, विधि के शासन को स्टूडेंट देखिएगा याद समझिएगा कि रूल ऑफ लॉ बोलते हैं। विधि का शासन मतलब रूल ऑफ लॉ, अंग्रेजी में भी समझते हैं, चलेगा छोटी छोटी बातें। तो किसका रूल ऑफ लॉ से क्लोज रिलेशन है? तो कह रहा है लिखित संविधान यानी रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन, दूसरा कह रहा है न्यायिक सर्वोच्चता, शक्ति का पृथक्करण यानी सेपरेशन ऑफ पावर, और चौथा कह रहा है लिमिटेड गवर्नमेंट यानी सीमित सरकार। तो स्टूडेंट विधि का शासन है, रूल ऑफ लॉ किससे ज्यादा क्लोजली जुड़ा हुआ है? ठीक है स्टूडेंट, तो ज्यादा क्लोजली ये जुड़ा हुआ है लिमिटेड गवर्नमेंट से। अब इसमें कुछ लोग कंफ्यूज होकर स्टूडेंट आपको बताएंगे कि जुडिशियल सुप्रीमेसी से जुड़ा हुआ है। तो जुडिशियल सुप्रीमेसी जो है रूल ऑफ लॉ में, जिसको आप न्यायिक सर्वोच्चता कहते हो, ये उसका एक अंग है। ठीक है, लेकिन उसमें योगदान मतलब ये इसमें योगदान देता है, लेकिन ये अपने आप में इसको सिद्धांत के रूप में नहीं काम करता। लेकिन जो सीमित सरकार होती है, जैसे विधि का शासन किस, पहले ये समझ लिया स्टूडेंट, विधि के शासन बात किस पे करता है? तो विधि का शासन कहता है कि सब बराबर है। ठीक है, और विधि का शासन क्या करता है, यह जिम्मेदारियां तय करता है कि क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। ठीक है, सरकार की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, सबकी मतलब जिम्मेदारियों को तय करने का काम करता है। ठीक है, तो ये किससे, तो सीमित सरकार यानी कोई भी जो चुन लिया गया वो अनंत काल के लिए चुना है, छोटे समय के लिए चुना गया है, तो इससे इसका घनिष्ठ संबंध है। ठीक है, और न्यायिक सर्वोच्चता इसी के अंदर आ जाएगा, इस बात को भी समझ लीजिएगा। ठीक है, लोकतंत्र में कहा गया है, क्या कहा है, द गवर्नमेंट इज द बेस्ट विच गवर्न द लिस्ट, यानी वही सरकार सबसे अच्छी होती है जो सबसे कम समय के लिए शासन करती है। यानी उसको डर रहता है कि अगर हम काम नहीं करेंगे तो जनता हमको क्या करेगी, उतार देगी और फिर से चुनाव आ जाएंगे। ठीक है, तो लिमिटेड गवर्नमेंट से ये ज्यादा जुड़ा हुआ है। ठीक है, निम्नलिखित राजनीतिक दलों में से किस एक को विश्व में सामाजिक दलों के अग्रणी के रूप में वर्णित किया गया? ठीक है,
तो किस सोशलिस्ट को पायोनियर मतलब किस पायोनियर ऑफ सोशलिस्ट पार्टी किसको कहा गया, ठीक है, यानी कौन समाजवादी दलों का अग्रणी किसको माना गया? तो ब्रिटेन की लेबर पार्टी को, ब्रिटेन की लेबर पार्टी को, लेबर पार्टी ने ही मजदूरों की बात को आगे रखा और इसी बात को और समर्थन कार्ल मार्क्स से भी मिल जाता है, ठीक है, जो सोशलिस्ट से मार्क्सिस्ट का तो ठीक है अप्रोच मिल जाता है। तो ब्रिटिश की लेबर पार्टी जो थी वही क्या करी, इसने क्या किया, सोशलिस्ट पार्टी का क्या किया, दुनिया में नेतृत्व किया, सामाजिक दलों का नेतृत्व किया। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है अवशिष्ट शक्तियां किस संघवादी व्यवस्था में राज्यों के पास होती है? अब देखिएगा अवशिष्ट शक्तियां, रेसिड्यूरी पावर, ठीक है, तो रेसिड्यूरी पावर जो होता है वो किस संघवादी यानी किस फेडरल सिस्टम में राज्यों के पास होता है? तो ठीक है, रेसिड्यूरी पावर किसके किसके पास है? तो स्टूडेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये रेसिड्यूरी पावर किसके किसके पास है? भारत के पास और अमेरिका के पास है, ठीक है, ये दोनों के पास है, ठीक है। और ये अब ये जो शक्तियां दी गई हैं, देखिए भारत के किस में अगर बोला जाए अवशिष्ट शक्तियां जिसको रेसिड्यूरी पावर कहते हैं, तो ये भारत के आर्टिकल 246 में दिया गया है, भारत के संविधान के आर्टिकल 246 आर्टिकल में दिया गया इंडिया में। और अमेरिका में किस कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है? तो 10वां सुधार, अमेरिका संविधान में बहुत कम सुधार हुए हैं, ठीक है, अभी तक, और उसमें 10वां सुधार करके अमेरिकी संविधान में रेसिड्यूरी पावर दिया गया है, ठीक है। तो ये भारत और अमेरिका 1 और 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 1 और 2, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो काफी अच्छा क्वेश्चन आया था, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किसने लिखा है? तो ये क्वेश्चन तो आप भी जानते हैं, ये मार्क्स और एंजल्स ने मिलकर लिखा हुआ है, ठीक है, तो कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स द्वारा लिखा गया है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। स्टूडेंट जिस तरह के क्वेश्चन है उसके आसपास के टॉपिक्स को जा जाके, जैसे रूल ऑफ लॉ क्या है, उसकी विशेषताएं क्या, इसको जा जाके अच्छे से पढ़िएगा, कार्ल मार्क्स और एंजल्स इनके सिद्धांतों को देख लीजिएगा, पैरेटो और इन लोगों को भी देख लीजिएगा थोड़ा, ठीक है, अच्छे से। अगला क्वेश्चन कर रहा है पूंजीवाद का आधार क्या है? अब देखिए अगर पूछेगा पूंजीवाद में जरूरी क्या है और आधार मतलब बेस क्या है, यानी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है, बेसिस ऑफ कैपिटलिज्म, यानी पूंजीवाद का आधार क्या है? तो कई लोग तो कहते हैं पूंजी है, पूंजी जरूरी है, लेकिन पूंजीवाद किस आधार पर चलता है कि जहां लाभ होगा वही काम करेंगे, पूंजीवादी वही काम करते हैं, बिजनेसमैन वही काम करते हैं जिसमें लाभ हो। तो सी प्रॉफिट, कैपिटलिज्म का आधार क्या है? लाभ, प्रॉफिट। पूंजीवादी विश्व अर्थव्यवस्था में किस क्षेत्र को सबसे अधिक लाभ हुआ? तो पूंजीवादी विश्व अर्थव्यवस्था में किस क्षेत्र को सबसे अधिक लाभ हुआ? यानी अब देखिएगा, अब क्षेत्र को पूछा तो केंद्र, केंद्र यहाँ पे क्या दिखा रहा है, ये देशों का समूह उस समय था और ये देश के आर्थिक रूप से विकसित देश इसमें आते थे, ठीक है, कोर जिसको आप बोलते हैं कि विच रीजन बेनिफिटेड द मोस्ट फ्रॉम द कैपिटलिस्ट वर्ल्ड, यानी कैपिटलिस्ट आने से, यानी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था आने से किस क्षेत्र का ज्यादा विकास हुआ? तो कोर, कोर क्षेत्र में क्या क्या आता है, इसमें यूएस और यूरोप के देश आते हैं, ठीक है, कोर यानी केंद्र में क्या आता है, आर्थिक रूप से विकसित देश आते हैं और इन्हीं का विकास ज्यादा हुआ, जिसमें यूएस यानी यूएसए और यूरोप के देश, इसमें फ्रांस इसमें शामिल हुए, ठीक है। लोकतंत्र शासन की प्रणाली है जिसमें अंतिम शक्तियां निहित है, लोकतंत्र एक शासन की प्रणाली है जिसमें अंतिम शक्तियां, लोकतंत्र में अंतिम शक्तियां किसमें होती हैं? जनता में होती है, जनता ही जिसको चाहे उसको चुन ले, देश का बागडोर उसको सौंप दे। तो डेमोक्रेसी में जो अल्टीमेट पावर होता है वो किसके अंदर होता है? वो सिटीजन यानी पीपल के अंदर होता है। मार्क्स के अनुसार पूंजीवाद क्या है? तो मार्क्स के अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स और एंजल्स के हिसाब से पूंजीवाद क्या है? मध्य वर्ग स्थापित करना, नहीं तो ये तो गलत, ये तो पहला ऑप्शन आपका गलत हो गया। दूसरा का निम्न वर्ग को ऊपर लाना, नहीं, कभी भी पूंजीवादी जो है वो निम्न वर्ग को दबाता ही है, तो जो सी ऑप्शन है निम्न वर्ग का शोषण करना, तो ये वाला राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखा, निम्नलिखित तो कौन लोकतंत्र के अभिजनवादी सिद्धांत से संबंधित नहीं है? तो देखिए अभिजनवादी सिद्धांत, अब इसको कई जगह स्टूडेंट, कभी आपको अभिजनवादी सिद्धांत ना मिलके एलिटिस्ट थियरी मिल जाएगा, ठीक है। तो एलिटिस्ट थियरी ऑफ डेमोक्रेसी से कौन जुड़ा हुआ है? तो लोकतंत्र का अभिजनवादी सिद्धांत से कौन संबंधित नहीं है? तो पहले आप जान लीजिए इसमें जुड़े कौन लोग हैं। तो इसमें मोस्का और पैरेटो ये दोनों संबंधित है और संबंधित है, और पूछा कौन नहीं संबंधित, तो मिसेल्स जो है ऑप्शन सी जो हो गया संबंधित नहीं है, ध्यान देना है क्वेश्चन पे, यहाँ नहीं पूछा है, ठीक है, यानी वो पार्ट नहीं है उसके, तो मिसेल्स नहीं है, ये आयरन लॉ ऑफ ऑब्लिगार्ची से संबंधित है, ठीक है, जो ये आयरन मिसेल्स का क्या आया था, मिसेल्स ने आयरन लॉ ऑफ ऑब्लिगार्ची दिया था, तो ये इससे संबंधित नहीं है, इसको भी आप याद रखिएगा। मोस्का और पैरेटो इससे संबंधित है, मिसेल इससे संबंधित नहीं है। उदारवाद मुख्यतः जोड़ है, यानी जो लिबरलिज्म है वो किसका मतलब किस पे जोर देता है, जोड़, उदारवाद मुख्यतः जोर देता है, ये पूछना चाहिए, ठीक है, ये पूछना चाह रहा है, जोड़ नहीं है, ये मुख्यतः जोर देता है, क्या कहते हैं, जोर देता है, किस पे जोर देता है? तो देखिए किस पे जोर देता है, कह रहा है अहस्तक्षेप समाज पे,
नहीं, अधिनायकवादी यानी अथॉरिटियन स्टेट पे उदारवाद, उदार जो वादी जो है वो अथॉरिटियन नहीं हो सकता है, अधिनायकवादी नहीं हो सकता। योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था पे नहीं, तो उदारवादी योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था नहीं, व्यक्ति और राजनीतिक आर्थिक स्वतंत्रता यानी व्यक्ति की राजनीतिक और आर्थिक स्वतंत्रता पे जोर देता है। तो पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक फ्रीडम ऑफ द इंडिविजुअल यानी व्यक्ति की राजनीतिक और आर्थिक स्वतंत्रता पे उदारवादी जोर देते हैं। समाजवादी सिद्धांत समर्थन नहीं करता है, किसका समर्थन नहीं करता है? तो उत्पादन के साधनों पर राज्य का नियंत्रण। तो देखिए उदारवादी जो समाजवादी होते हैं उत्पादन के वो चाहते हैं कि ये इसका समर्थन करता है, ठीक है, यानी समाजवादी सिद्धांत इसका तो समर्थन करेगा। समाजवादी मतलब ये कहेगा कि जो राज्य के संसाधन है स्टेट का उस पर राज्य का कंट्रोल होना चाहिए, सरकार करना चाहिए। ये नहीं है कि जिसके पास पैसा है वही सारे संसाधनों का उपयोग कर पा रहा है, जो गरीब है उसके पास पैसे नहीं वो संसाधनों तक नहीं पहुंच पा रहा है। तो समाजवादी सिद्धांत इस पर जोर देगा। सामाजिक आवश्यकता के आधार पर उत्पादन, बिल्कुल कि जैसे मान लीजिए कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, तो जितनी जरूरत है, ये नहीं है कि अंधाधुंध खनन हो रहा है और वो हो रहा है, खनन हो जा रहा है उसका उपयोग हो रहा है, नहीं, हमको जो अपने रिसोर्सेस है जो संसाधन उसको बचा के रखने हैं, तो जरूरत के हिसाब से उसके लिए नियम भी बनाएंगे। तो ये तो इस पे जोर देता है। तीसरा, समाज सेवा का सरोकार, ये भी समाजवादी सिद्धांत करता है। तो किस पे जोर नहीं देता है स्टूडेंट? तो ये मुक्त व खुली प्रतिस्पर्धा है, मुक्त और खुली जो प्रतिस्पर्धा है जिसको फ्री एंड ओपन कंपटीशन कहते हैं, तो ये कैपिटलिज्म, इसको पूंजीवादी इस पे जोर देता है और समाजवादी इस पे जोर नहीं देता है, यानी इसका समर्थन नहीं करता है। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। स्टूडेंट आप किस कॉलेज से वीडियो देख रहे हैं कमेंट करके बताइएगा, और किस और सब्जेक्ट्स के प्रीवियस ईयर पेपर चाह रहे हैं वो भी हमें कमेंट करिएगा, हम उसको जल्दी से अपलोड करने की कोशिश करेंगे। स्टूडेंट साथ ही साथ हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, हमारा व्हाट्सएप चैनल भी आपको मिल जाएगा, वहां पे भी आप हमको ज्वाइन होकर हमसे अपडेटेड रह सकते हैं, सारी वीडियो और डीडीओ से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको वहां मिल जाया करेंगी। अगला क्वेश्चन, अमेरिका के संघीय व्यवस्था में एक राज्य के अंदर एक नया राज्य गठित किया जा सकता है। तो ठीक है, तो यूएस फेडरल सिस्टम में एक नया स्टेट जो है एक राज्य के भीतर क्रिएट किया जा सकता है। कैसे कैसे मतलब एक राज्य के अंदर दूसरा राज्य कैसे गठित होगा, मतलब एक राज्य में से दूसरा राज्य कैसे बना सकेंगे? तो कह रहा है कांग्रेस के दोनों सदनों द्वारा, अमेरिका पूछ रहा है सीनेट द्वारा, फिर कह रहा है कांग्रेस विद द कंसेंट ऑफ द कंसर्न्ड स्टेट, यानी संबंधित राज्य की सहमति से कांग्रेस द्वारा। तो बिल्कुल सही है, यानी वो जो वहां का कांग्रेस है, जो वहां की संसद है, जो वहां की कांग्रेस है, वो उसका वो करेगी, वो उसको बनाएगी, लेकिन उसके लिए वो क्या करेगी, राज्य से सहमति लेनी पड़ेगी जिससे नया राज्य बनेगा। और आर्टिकल 4 सेक्शन 3 में, अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 4 में इसका प्रावधान किया, आर्टिकल 4 के सेक्शन 3 में, ठीक है, आर्टिकल 4 के सेक्शन 3 में इसका प्रावधान वहां पे किया गया है। स्टूडेंट अगला क्वेश्चन कर रहा है, इकाइयां संप्रभु हैं, कौन सी इकाई संप्रभु है, यानी ठीक है, तो देख लेते हैं स्टूडेंट, एक मिनट। हाँ, तो इकाइयां संप्रभु है कर अमेरिकी में, अमेरिकी संघीय व्यवस्था में, भारतीय संघीय व्यवस्था में, और कर अमेरिकी और भारतीय व्यवस्था में, दोनों अमेरिकी और भारतीय व्यवस्था में, और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यूनिट्स आर सोवरेन, ठीक है, तो पूरी तरह से मुक्त तो जो है संप्रभु नहीं है, तो कहां पे? इन दोनों में नहीं है भैया, ये है, इनको थोड़ा पावर है लेकिन पूरी तरह से संप्रभु नहीं है किसी में भी। ना अमेरिका में स्टेट पूरी तरह से स्वतंत्र है, ना भारत में है, उसको भारत के केंद्र सरकार के और अमेरिका के सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में काम करना पड़ता है। शर्तें, अमेरिका में उनको अलग तरीके से डुअल सिस्टम की तरह का भी लाभ मिलता है, भारत में नहीं मिलता, लेकिन इकाइयां संप्रभु ना भारत में ना अमेरिका में है, तो डी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन का निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक सरकार की विशेषता है? तो संवैधानिक सरकार की विशेषता क्या है देख लेते हैं। कह रहा है ये कानून द्वारा संचालित सरकार है, ठीक है, ये भी ठीक है, पहला तो ठीक है। दूसरा क्या कह रहा है, यह व्यक्ति की ओर से सत्ता पर सीमाएं लगाता है, यानी इस पे क्या लगता है, सीमाएं मतलब रोक लगाता है, तो ये व्यक्ति की ओर से सत्ता पे रोक लगाता है, संवैधानिक सरकार की, ये भी ठीक है। इसमें राज्य का प्रमुख निर्वाचित होता है, नहीं, ये तीसरा गलत है। तो पहला और दूसरा जहां मिल जाएंगे वो सही है, और थर्ड वाला गलत है, तो पहला और दूसरा, तो ऑप्शन हमारा बी राइट हो जाएगा, 1 और 2, ठीक है, तो ऑप्शन बी 1 और 2, बी वाला राइट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विधि का शासन तात्पर्य है, विधि के शासन से क्या तात्पर्य है? तो संवैधानिक सरकार सबसे बेहतर सरकार है, अच्छा,
का तात्पर्य है, ठीक है। ये तो फिर करा, यह सरकार के कार्यों पर सीमाएं लगाता है। विधि का शासन जो है, रूल ऑफ लॉ, मैंने बताया था ना अभी, तो रूल ऑफ लॉ क्या कर रहा है कि सरकार के कार्यों पे वो लगाता है, क्या लगाता है, सीमाएं, कि सरकार कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र नहीं, कुछ भी मनमाना नहीं कर सकती, ठीक लग रहा है। तीसरा करा, यह व्यक्ति या संस्था में विधि से श्रेष्ठ नहीं, कोई व्यक्ति या संस्था विधि से यानी कानून के ऊपर नहीं है। तो स्टूडेंट ये तीनों ही ये सही है, उपरोक्त सभी के साथ जाएंगे। अगर पूछता इसमें मतलब सबसे ज्यादा विधि के शासन का तात्पर्य है कि कोई भी व्यक्ति संस्था से श्रेष्ठ नहीं है, ये सबसे सटीक है। अगर एक आंसर देना हो तो ये सबसे ज्यादा सटीक है। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन सभी जब दे दिया, मैंने बताया है, पूछेगा कौन सा एक मूल तत्व है या मूल है, तो मूल ये है। लेकिन अगर पूछे इसी के अंदर ये तीनों आते हैं, ठीक है, तो उपरोक्त डी के साथ जाएंगे। कभी कभी हमको देखना पड़ेगा दोनों, कि जब मूल कारक या उसका कोर पूछ लेगा तो हमको एक ही बताना होगा, लेकिन जब पूछेगा क्या क्या इसमें शामिल है तो हम सारे के साथ जा सकते हैं, अगर सही होंगे तो जा सकते हैं सारे के साथ। अगला क्वेश्चन कर रहा है, मैग्ना कार्टा और गौरवशाली क्रांति यानी ग्लोरियस रिवोल्यूशन और जॉन लॉक के लेखन ने ब्रिटेन के विकास में योगदान दिया, तो किसमें? तो मैग्ना कार्टा 1215 में आया, इसको भी आप थोड़ा सा याद रखिएगा, ठीक है, 1215 के आसपास आया। और जो ग्लोरियस रिवॉल्यूशन हुआ और जॉन लॉक की राइटिंग से ब्रिटेन में किस में विकास हुआ? तो संसदीय, इन्होंने क्या किया, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, ठीक है, तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के रूप में विकास हुआ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है स्टूडेंट, सीमित सरकार का घनिष्ठ संबंध है, तो सीमित सरकार का घनिष्ठ संबंध किससे है, ठीक है। तो सीमित सरकार का घनिष्ठ संबंध जो है वो किससे होता है स्टूडेंट, तो याद, लिमिटेड गवर्नमेंट, मैंने बताया था ना, रूल ऑफ लॉ के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है, लिमिटेड गवर्नमेंट, सीमित सरकार, ठीक है। तो विधि का शासन, तो लिमिटेड गवर्नमेंट जैसे ही आपको नजर आ जाए आप रूल ऑफ लॉ के साथ जाएंगे। घनिष्ठ संबंध किससे है, इसी से है, ठीक है, तो डी वाला सही रहेगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है, अवशिष्ट शक्ति किस राजनीतिक व्यवस्था में राज्य के पास होती है, तो जो अवशिष्ट शक्ति होती है किस राजनीतिक व्यवस्था में राज्य के पास होती है, यानी रेसिड्यूरी पावर किस अवस्था में राज्य के पास होता है, ठीक है। तो मतलब ये किस राजनीतिक व्यवस्था में, यानी किस जो गवर्नमेंट में राज्य के पास होता है, तो किस किस गवर्नमेंट में रेसिड्यूरी पावर दिया गया है, तो ये भारत के रेसिड्यूरी पावर भारत और यूएसए को दिया गया है, ठीक है, अमेरिका और, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए ही रहेगा, अमेरिका एंड इंडिया, ठीक है, यूएस एंड इंडिया। अब जो है रेसिड्यूरी पावर लिया कहां से गया भारत में, अगर आपसे पूछ ले रहा है तो कनाडा से लिया गया है, ठीक है, कनाडा में गया है। और यूएस में जो ये रेसिड्यूरी पावर है वो किसको दी गई है, राज्य सरकार को दी गई है। किसको दी गई है, यूएस में, यानी यूएसए में ये राज्य सरकार को दी गई है, और इंडिया में किसको दी गई है, राज्य सरकार को ना देके ये गवर्नर को दी गई है। तो भारत में जो होता है ये अवशिष्ट शक्ति राज्यों के गवर्नर के पास होती है, और अमेरिका में ये वहां की राज्य सरकारों के पास होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्न से कौन सा संसदीय प्रणाली की विशेषता नहीं है, कौन सा संसदीय प्रणाली की विशेषता नहीं है, तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, संसदीय प्रणाली की विशेषता नहीं है, कह रहा है सामूहिक जिम्मेदारी, विधायिका एवं कार्यपालिका में घनिष्ठ संबंध, तीसरा प्रधानमंत्री का नेतृत्व, और चौथा कह रहा है सरकार का निश्चित कार्यकाल। तो कौन सा संसदीय प्रणाली यानी पार्लियामेंट्री सिस्टम का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, कौन सा फीचर नहीं है, तो स्टूडेंट सामूहिक जिम्मेदारी भारतीय संसदीय प्रणाली से एकदम जुड़ा हुआ है। अगर पूछा जाए सामूहिक यानी सबकी जिम्मेदारी, कुछ भी होगा तो संसद की सबकी जिम्मेदारी होगी, ठीक है। विधायिका और कार्यपालिका में घनिष्ठ संबंध, ये भी संसदीय प्रणाली की विशेषता है। प्रधानमंत्री का नेतृत्व, ये भी संसद के थ्रू जरूरी होता है। लेकिन क्या विशेषता नहीं है, तो सरकार का निश्चित कार्यकाल, ये फिक्स टेन्योर ऑफ गवर्नमेंट जो है वो क्या है, संसदीय प्रणाली की विशेषता नहीं है, कि निश्चित कार्यकाल होगा, कितना निश्चित है, कोई निश्चितता की गारंटी संसद नहीं ले सकता। जिसके पास वो बहुमत नहीं रहेगा उसकी सरकार गिर भी सकती है, ठीक है। तो ये इसकी विशेषता नहीं है, बाकी तीनों है। तो स्टूडेंट्स काफी वीडियो को करते हुए हम लोग के टाइम काफी हो गया है और वीडियो बड़ा हो रहा है, तो इसका जो हम बाकी क्वेश्चंस है अभी उसको हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आ रहे हैं। तो आप हमारे चैनल पे जाके इसका सेकंड पार्ट भी जो है, जिसमें 29 नंबर के क्वेश्चन है, 29 नंबर के क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे, पूरा 50 कवर करेंगे डिटेल्ड सोल्यूशन के साथ। स्टूडेंट्स, मेरा मतलब होता है ताकि आपको वीडियो बस क्वेश्चन पेपर का बस आंसर नहीं बताना, समझा के बताना, और बिना मैं रिसर्च किए आपको आंसर नहीं बताता हूँ, ठीक है। तो आप इसका नेक्स्ट पार्ट वीडियो आप देख लीजिएगा, चैनल पे अपलोड हो जाएगा, इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक आपको मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट्स, और उसके नेक्स्ट पार्ट को आप जरूर देखिएगा।